तो हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। कल की वीडियोस में वीडियोस अचानक से बंद हो गई थी। 10 मिनट की वीडियोस बनी थी, ठीक है। उसके लिए मैं आप सबसे पहले सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि वो वीडियोस इसलिए बंद हो गई थी अचानक, क्योंकि वो वीडियो में मतलब इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी। सो सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू। एंड सेकेंडली आज वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आई होप कि आज इंटरनेट का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट था वो था कि 13 फैक्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम 1854 टू 1818। Among them 13 belong to Paris. From opening of Suez Canal in 1869, the import of cotton textile from the England to Bombay seaport increases. तो कहने का मतलब 30 फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया गया था 1854 के बीच से 1880 तक, ठीक है। और उसमें से 13 पेरिस से बिलोंग करते थे, और कुछ की जो ओपनिंग थी सूजा कैनल 1869, जहाँ की कॉटन का टेक्सटाइल के इम्पोर्ट इंग्लैंड टू बम्बई होता था। बम्बई से सी पोर्ट से चीज़ें भेजी जाती थी, ठीक है। एंड देन बात करते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट दी नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम 1895 बिकम मोर देन 39। तो यहाँ करेंगे जब 1818 तक की बात की गई है यहाँ पर देखो। तो उस वक्त कितने थे, 30 फैक्ट्रीज थे, और उस वक्त 13 पेरिस के से बिलोंग करते थे। एंड देन बात करते हैं आगे 1880 से लेकर 1895 तक जो कॉटन टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज थी वो बढ़कर 39 हो गई, ठीक है। दे पुट कॉटन टेक्सटाइल ऑफ मैनचेस्टर इन एक्सरसाइज, एंड सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड इम्पोर्ट ड्यूटीज फ्रॉम गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो चीज़ें मैनचेस्टर से कॉटन टेक्सटाइल को लिया जाता था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा रूल मतलब ड्यूटीज डाला था कि जो सामान आएगा तो वो इंग्लैंड से इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो द गुड्स ऑफ इंग्लैंड बिगेन टू बी सोल्ड एट कंपैरेटिव चीपर रेट इन इंडियन मार्केट। तो जो इंग्लैंड के सामान थे वो इंडिया में या इंडियन मार्केट की बात करते हैं वो बहुत चीपर रेट से बेचना स्टार्ट हो गया, ठीक है। That time cotton textile industry was given special encouragement by importing cheaper machines in India। और उस वक्त कॉटन टेक्सटाइल को एक स्पेशल इंकरेजमेंट दिया गया था कि जो मशीन चीपर होती थी, मतलब कम चीप की क्वालिटी या इम्पोर्टिंग होती थी इंडिया में उस वक्त की, ठीक है। ड्यूरिंग 1895 टू 1914 तक जो कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज थी वो बढ़ के कितने हुए, 144, ठीक है। एंड इंडियन कॉटन yarn वॉज एक्सपोर्टेड टू चाइना। और इंडिया के जो सामान थे yarn थे वो चाइना को एक्सपोर्ट किए जाते, ठीक है। देन बात करते हैं, द फर्स्ट जूट मिल इन द कंट्री वॉज स्टेबल्स इन 1970। ये याद रखना, बाई अ मारवाड़ बिजनेसमैन हुकुम चंद, ठीक है। ये तो पॉइंट याद रखना है। इन 1918, ठीक है, फर्स्ट लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर वॉज फाउंडेड। और 1918 में भी पहला बिरला ब्रदर ने फाउंड किया एक लिमिटेड कंपनी का, ठीक है। और 1919 में बिरला जूट कंपनी को फाउंड किया गया, और 1920 में जिया जी रॉक टेक्सटाइल को फाउंड किया गया था ग्वालियर में, ठीक है। देन आता है घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला ने एक ऑपरेशनल इंग्लिश कंपनीज को परचेस किया था, ठीक है। हिज बिजनेस मतलब एक्सटेंडेड अपने बिजनेस के, और एज अ केशव राव कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम एंडवेल एंड शुगर फैक्ट्री फ्रॉम मार्टिन, ठीक है। और जो केशव राव कॉटन माइल था उस तरीके से उन्होंने शुगर फैक्ट्री फ्रॉम मार्टिन ये चीज़ें उन्होंने परचेस की, ठीक है, और ली। जमशेद टाटा स्टेबल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये एग्ज़ाम में पूछता है 1907 एट साक्षी इन बिहार। तो ये याद रखना यहाँ से लेकर यहाँ तक। जमशेद टाटा वॉज सच एन इंडियन हु हैड वेरी मच नॉलेज ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो कहने में जमशेद जो टाटा थे वो इंडियन थे एक, और उनके पास इंडियन इंडस्ट्रीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, ठीक है। उन्होंने एक टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का भी स्टेबल्स किया, स्टेशन का स्टेबल्स किया 1910 में, ठीक है। ये बात दोनों याद रखना। आयरन स्टील कंपनी को, आयरन इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद फ्लोराइज्ड किया, और उनके परमिशन के बाद ओपनिंग हुआ था भिलाई का और राउल किला एंड दुर्गापुर स्टील फैक्ट्रीज का, ठीक है, 1955 में। और इसके बेसिस पे एग्रीमेंट बना था रसिया और वेस्ट जर्मनी एंड ब्रिटेन में, ठीक है।
और एट प्रेजेंट देयर आर 7 स्टील प्लांट्स इन इंडिया। और इनके प्रेजेंट में 7 स्टील्स प्लांट को बनाया गया था इंडिया में, ठीक है। तो पहला क्या है, इंडियन आयरन एंड स्टील्स कंपनी, ठीक है, इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी हीरापुर, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, ठीक है, ये याद रखना। विश्वास वारिया आयरन एंड स्टील कंपनी भारतवाती यानी कर्नाटका में, ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला में, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में, दुर्गापुर स्टील प्लांट दुर्गापुर में, बोकरा स्टील प्लांट बोकरा में, ठीक है, बोकारो में, ठीक है। अगर बात करते हैं सिंपल सा, तो देखो यहाँ पर एक ये जो चीज़ें टाटा आयरन इंडस्ट्री, ये आपने 8 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये तो चीज़ें आपको मुझे याद होगी, ठीक है। और ये चीज़ें जो आपको याद करनी है तो इसके जगह और इसके नाम के साथ याद कीजिएगा। राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला में, ठीक है, ये याद रखना। भिलाई स्टील का प्लांट भिलाई में, दुर्गापुर वाला दुर्गापुर में, बोकारो का बोकारो में, ठीक है। बस आपको कौन सा याद रखना है, एक कर्नाटका वाला और एक इंडिया वाला, ठीक है, हीरापुर। देन आगे बात करते हैं ये टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक है। द कोयला इंडस्ट्रीज इन इंडिया बिगेन 1814 विथ एक्सकेवेशन ऑफ कोल इन द माइंस ऑफ रानीगंज वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो जो कोयला इंडस्ट्री था इंडिया में वो शुरू हो गया था 1814 में, ठीक है। और कुछ कोयला का एग्जीबिशन करने के बाद रानीगंज में ये सारी चीज़ें माइंस में पहुंच गई थी वेस्ट बंगाल के, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री स्टार्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। और ये इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट कब शुरू हुआ, रेलवे के जिस तरीके से डेवलपमेंट शुरू हुआ था उस वक्त 1853 में, ठीक है। और मशीन को कुछ खरीदा जा रहा था इस तरीके के यूज़ में जो कि वो प्रोडक्शन बढ़ा रही थी, ठीक है। और कुछ नए नए इंडस्ट्रीज को भी बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था उनके डिमांड के ऊपर, कोयले के डिमांड के ऊपर। और जो टोटल इसका प्रोडक्शन था 1868 में 5 लाख के टन के ऊपर चला गया था 1950 में, लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी 3.23 करोड़ टन, ठीक है। और देन बिहार में मेन सेंटर ऑफ दिस इंडस्ट्रीज बन गया, ठीक है। और बिहार एक मतलब इंडस्ट्रीज़ का ये मेन सेंटर बन गया था। और उसके बाद 1850 और 1860 के बाद जो गार्डियन इंडस्ट्रीज, वीज इंडिगा, टी, कॉफ़ी, रबर एंड जूट मिल्स वर स्टार्टेड इन इंडिया। और ये चीज़ें जब स्टार्ट हुई 1850 और 60 के बाद, इन सारी इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल कौन थी, तो फॉरेजन थी, जिन्होंने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। और गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट और इंडस्ट्रीज़ कमीशन को भी 1916 में उन्होंने फाउंड आउट क्या किया कि जो इंडियन फाइनेंस और इंडियन इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड के इफ़र्ट्स और रिलेटेड में कुछ चीज़ें फाउंड सेक्टर किया, ठीक है, सेक्टर्स को फाउंड किया। और 1921 में गवर्नमेंट ने एक रेवेन्यू कमीशन को श्री इब्राहिम रहमतुल्लाह के साथ उनका हेड बनाया था इस साल का रेवेन्यू कमीशन का, ठीक है। और इस कमीशन में जो इंडस्ट्रीज़ थी, टीन इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्री एक्सेट्रा, इसको इस्टेब्लिश किया गया इसी कमीशन के थ्रू 1924 में, ठीक है। और 1930 की बात की जाए, सीमेंट एंड ग्लास इंडस्ट्रीज को फाउंड किया गया था 1930 में। देन आगे बात करते हैं, इट वॉज द स्पेशलिस्ट ऑफ ट्रेड फ्रॉम 1850 टू 1914 डैट इन द पीरियड गुड्स लाइक जूट एंड टी फॉर एक्सपोर्ट वर ऑल्सो प्रोड्यूस डैट वॉज एडवांटेज। 1850 और 1914 में ये पीरियड स्टार्ट हुआ कि जैसे सामान जूट हो गया, टी हो गया, वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई, एक्सपोर्ट हो गया। और इसी एडवांटेज नेशन को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ, ठीक है। और इसका एडवांटेज पहुंचता है नेशन को, ठीक है। देन आगे बात करते हैं कि टुगेदर विद दिस प्रोडक्ट लाइक कोरस टेक्सटाइल हैड नो मोर फॉरेन कंपटीशन बट ऑल्सो प्रोड्यूस द इंडियन इंडस्ट्रीज गुड एडवांटेज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द गुड्स प्रोड्यूस डोमेस्टिकल गुड मार्केट विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड। तो यहाँ कहने का मतलब कि ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती है, लाइक कोर्स टेक्सटाइल और बहुत सारी चीज़ें जो फॉरेन कंपटीशन को प्रोड्यूस कर रही थी, और इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बहुत अच्छा फ़ायदा मिला जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, ठीक है। जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी डोमेस्टिकल, वो मार्केट में उनकी कंट्रीज़ या बाहर में सारी चीज़ें जा रही थी, ठीक है। तो ऑल्सो गॉट कॉन्ट्रैक्ट इन वॉर, और इसी तरीके से वो वॉर में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। रॉ मटेरियल वॉज अवेलेबल एंड लेजर रेट एंड दे गोट ह्यूज रेट ऑन प्रोड्यूस गुड। और रॉ मटेरियल का जो रेट था वो बहुत कम था, लेकिन जब
वो प्रोडक्ट बन के तैयार होता था, वो बहुत बड़े रेट के अनुसार वो देते थे, ठीक है। देन आगे बात करते थे इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड। जो वर्ल्ड वाइड का इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक डिप्रेशन पे 1929 से 1913 तक, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ही सेवरल था इंडियन इंडस्ट्रीज़ पे, जो कि इंडिया सेल्फ रिएंट था बेसिक मटेरियल पर। तो वो उसका प्राइजेस था वो रिड्यूस हो चुका था, हाफ था, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ था, ठीक है। और जो एक्सपोर्टेबल कोड्स का सामान की चीज़ें थी, रेट थी, वो डिक्रीज़ हो चुकी थी। और जो पीपल थे डिपार्टमेंट में इंडस्ट्री से, ये डे बाय डे बहुत ज़्यादा लॉस से सफ़र कर रहे थे, ठीक है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये क्या होता है कि कॉटन टेक्सटाइल की मांग बढ़ जाती है, जो कि माइल्स में इंडियन फैक्ट्रीज फुलफिल करती है, ठीक है। और जो इंडियन माइल ऑनर्स होते हैं उन्हें एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है और एडवांटेज मिलता है इसमें कि उन्होंने एक एंट्रिंग किया था फॉरेन मार्केट पे स्टार्ट कर दिया। और इसी वॉर के दौरान क्या होता है कि इंडिया के पास कोई भी इंजीनियरिंग कंपनी नहीं होती है और उनके पास ऐसा इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अपने खुद के मशीन होते नहीं थे, ठीक है, इंडियन के पास। देन बात करते हैं ओनली डैट इंडस्ट्रीज कुड हैव स्टेबल बिल्डअप मशीन्स इन ब्रिटेन और अमेरिका। और सिर्फ वो इंडस्ट्रीज के पास थी बिल्डअप मशीन, जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका में, ठीक है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था तो अमेरिका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर बना इंडियन ट्रेड के साथ, ठीक है, इंडियन के लोगों से। अब अमेरिका ने क्या किया कि जो उसके लिए इंडिया के लिए यूज़फुल सामान होते थे उसे सप्लाई करना शुरू कर दिया था और उसके लिए रॉ मटेरियल का डिमांड किया, ठीक है, इंडिया से, ठीक है। और इसके बदले इट वाज नॉट अ मैटर ऑफ सरप्राइज़, ये सरप्राइज़ होने की कोई चीज़ नहीं है, उनके में ऐसा था क्योंकि उनके रिमार्केबल जो चीज़ें बढ़ रही थी प्रोडक्शन की कैपेसिटी अमेरिका में, उस तरीके से उन्होंने रॉ मटेरियल मांगा, ठीक है। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने से पहले कि जब यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने कैपिटल में ट्रेड किया, ठीक है, और उन्होंने एक बहुत अच्छा मैनेजिंग एजेंसी बनाया था जिसमें पूरे कंट्री इंडस्ट्रीज में कंट्रोल किया हुआ था। और इसके बाइल्ड हैगर्स एंड कंपनी इंड्रेगल एंड जॉर्डन साइकिल कंपनीज वर दी biggest ones in India. Punjab National Banks in 1895, Bank of India years of 1906, Indian Bank in 1907, Central Bank of India 1911, द बैंक ऑफ मैसूर 1913। और जो ज्वाइंट स्टॉक्स थे वो भी फाउंड किया गया बैंक्स में, ठीक है। इस तरीके से जो डेवलपमेंट हो रही थी इंडियन इंडस्ट्रीज़ में वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी बैंक्स के ऊपर, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज़ का जो आउटकम आया उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया के बिटवीन 1850 से 1950 के बीच में बहुत इंडस्ट्रीज़ बने, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, आयरन इंडस्ट्रीज़, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, कोयला इंडस्ट्रीज़, और भी बहुत चीज़ें डेवलप हुई, जैसे जमशेदपुर, सिंदरा, धानबाद एंड दलमी नगर एक्सेट्रा। और बहुत सारी न्यू जो इंडस्ट्रीज़ की टाउन थी उन्हें भी फाउंड किया गया बिहार के स्टेट में, ठीक है। और जो डाउनफॉल था कॉटेज इंडस्ट्रीज का वो बहुत ज़्यादा शुरुआत हो चुका था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिग कंट्रीज़ के ऊपर, ठीक है। और जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही थी सामान वो कॉस्टलियर हो चुकी थी और उनकी जो सेल थी वो डिमांड हो गई थी, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंटली एंशियंट इंडस्ट्री जो थी वो पूरी तरीके से गायब होना शुरू हो चुकी थी। और जो इंडिया में इफोर्ट लगाया जा रहा था रिव्यूज़ आर्टिस्ट को एक्टिविटीज़ में वो शुरू कर दिया गया था। और कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स जैसे लाइक आगरा, बनारस, अहमदाबाद, इनको सेंटर में डाला गया, ठीक है। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिजल्ट सामने आया इंग्लैंड में, जैसे न्यू मशीन्स इन्वेंटेड, डिस्ट्रैक्शन और ओल्ड वीवर्स, ये सारी चीज़ें ये सामने आई थी, ठीक है। बट इंडिया की बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन ऑफ लैक्स क्राफ्टमैन और इन सारी चीज़ों को बहुत नुकसान हुआ था, ठीक है। कोई उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था इंडस्ट्रीज़ के ऊपर या कोई अल्टरनेटिव, ठीक है। और उनके ऊपर बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्रीज़ के, ढाका, मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद, ठीक है, और सूरत एक्सेट्रा, ठीक है। और ये जो क्राफ्ट्समैन थे या आर्टिशियन की बात करते हैं एग्रीकल्चर में, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लाइवलीहुड कर रहे थे और उनकी जो बैलेंस थी एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रीज में ये बहुत ज़्यादा लॉस्ट में जा रही थी, इंडिया को लॉस कर लेती, ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोडक्शन के जब शुरू होने के बाद लार्ज स्केल में जब चीज़ें हो रही थी, जो गुड्स का कंजम्पशन क्लोन हो गया, वो चीज़ें यूरोप में भी स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और क्लोनाइजेशन का जो सेप हो गया इम्परलाइजेज़म, ठीक है, इम्परलिज्म। और जो क्लोनाइज्म होता है इकोनॉमिक कंट्रोल के, उसके ऊपर पूरी तरीके से टेक्निकली वीक हो गया था कंट्री, ओके। और जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल का कंट्रोल था वो पूरी तरीके से इम्पोज हो गया था, सिंपल से समझो, ठीक है।
ख़राब हो चुका था। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया इंडिया के इंडस्ट्रीज़ में ब्रिटिश असिस्टेंस के सामने। उसके जो रिजल्ट आया इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो कैपिटलिस्ट के हक में सामने आया, बिकम में सामने आया। बात करते हैं और इसी तरीके से इमर्ज होता है 3 क्लासेस पे सोसाइटी को, कैपिटलिस्ट क्लास, बॉर्जियस क्लास और लेबरर क्लास। बॉर्जियस क्लास को बात करते हैं तो मीडियम क्लास में, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ बात बॉर्जियस क्लास को क्या करते हैं, फ्रीडम दिया जाता है मूवमेंट का। उन्होंने इंडिया का बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल माना जाता है ब्रिटिश के पॉलिसी के खिलाफ में, अगर वो चलते हैं तो कोलोनाइज्म और एक्सप्लोशन के खिलाफ में, ठीक है। देन आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन give birth to a new type of labor classes. Also laborers in India before 1815 worked in the gardens of tea, coffee, rubber and but after establishment of different industries, factory labor class emerged. Their life लिविंग स्टैंडर्ड वॉज वेरी लो एंड दे वर एक्सप्लोटेड बाई द इंडस्ट्रीज। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब जन्म हुआ, बर्थ की बात करें, बहुत ज़्यादा लेबर क्लासेस, लेबर जो क्लास के थे, उन्हें जो लेबर थे इंडिया के 1850 के पहले के वर्क में, उनका जो ट्री गार्डन का टी था, कॉफ़ी था, रबर था, ये सारी चीज़ें जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये अलग अलग उनके बाद इंडस्ट्रीज़ में सामने आ गई, फैक्ट्री में सामने आ गई। और ये जो लेबर्स क्लास थे वो इमर्ज हो गई, ठीक है। और इसी स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा लो हो चुकी थी और एक्सप्लेनेशन का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। स्लाइम सिस्टम स्टार्टेड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो स्लाइम सिस्टम था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही शुरू हो गया था। जो टाउन थे, टाउन में लेबर थे, उनके फेस करना पड़ रहा था, छोटे घर हो गए रहने के लिए और उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं था किसी भी टाइप का। और उनके पास जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोडक्शन में जो डिस्ट्रीब्यूशन करना था उसके लिए उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया और बुरी तरीके से एक्सप्लोइट को कैपिटलिस्ट के साथ उन्होंने किया और एक स्टार्ट किया क्लास को ऑर्टिकल क्लास स्ट्रगल अगेंस्ट कैपिटलिज्म बाय फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। और उन्होंने कैपिटलिज्म के खिलाफ एक संगठन बनाया और वहीं से उन्होंने क्लास स्ट्रगल की शुरुआत की, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसको नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम चैनल को सपोर्ट दिखाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है।